हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन रोशन सर की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जितने भी ज्योग्राफी के पॉइंट दिए गए उन सभी पॉइंट पर डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। लगभग 4 से 5 वीडियो आपको मिलेगा ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड। भूगोल के जितने भी फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, उस सारा क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कराया जा रहा है। इसी प्रकार से हिस्ट्री का होगा, साइंस का होगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम पूरे तरीके से वीडियो बना देंगे। एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, आपको बहुत ही तैयारी में हेल्प मिलेगी। ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की जो बिहार पुलिस की क्वेश्चन बैंक आई है उसका डिस्कशन हूबहू हैंड रिटन नोट्स के आधार पे, क्वेश्चन के आधार पे, बहुत अच्छे फैक्ट के आधार पे कराया गया है। आप इस वीडियो को देख के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप एक बार जरूर देखिए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न हैं, इस प्रश्न के माध्यम से पूरा कंप्लीट रूप से आपका तैयारी कराता है। क्वेश्चन हम लोगों का है, गुजरात में नवीन काप मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो गुजरात में नवीन काप मिट्टी को माटा के रूप में याद रखा जाता है। नवीन काप मिट्टी को माटा के रूप में याद रखा जाता है। और गुजरात में पुरानी काप मिट्टी को गोरुडू कहा जाता है। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। गुजरात में नवीन काप मिट्टी को माटा कहा जाता है और गोरुडू के रूप में याद रखा जाता है। मिट्टी सोलेम शब्द से बना हुआ है। सॉइल का मतलब मिट्टी होता है और मिट्टी सोलेम शब्द से पूरी तरीके से बना हुआ है। क्वेश्चन है कि भारत का एक संस्था है जिस संस्था का नाम है ICAR। इसको कहा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। आइए 8 प्रकार के मिट्टी की हम चर्चा पूरी तरीके से कर लेते हैं। 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? सबसे पहला क्वेश्चन एक तो हम इसी तरह बना दिए हैं याद करने के दृष्टिकोण से कि इसरो की स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मतलब क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया। फिर प्रश्न हम आपको बना दिए हैं याद करने के लिए कि गुजरात में नवीनतम काप मिट्टी को क्या कहिएगा? माटा के रूप में याद रखना है। मिट्टी कितने प्रकार का है? तो मिट्टी आपका 8 प्रकार का है। 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है ये हम लोग देख लेते हैं। इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया कि एक प्रश्न के आधार पे जितने भी टॉपिक बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न आपका मिट्टी से रिलेटेड हुआ तो जितना डिटेल अगर मिट्टी के बारे में हो सकता है हम आपको पढ़ा देंगे। ये कंप्लीट रूप से तैयारी इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो मिट्टी के रूप में हम लोग देखेंगे 8 प्रकार की मिट्टी होगी। पहला मिट्टी होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद लेटराइट मिट्टी, तब पर्वतीय मिट्टी, तब लाल मिट्टी, तब शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, तब लवणीय मिट्टी और तब पीटर दलदली मिट्टी। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी होगी? तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का पूरी तरीके से विस्तार है। जलोढ़ भी चारों मिट्टी आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में 43% जमीन पर है। 43% जमीन पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में है। तो 8 प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय को ही क्षारीय मिट्टी कहा जाता है, पीटर दलदली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43% भाग पे है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी पर चाय और कॉफी की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मिलेगा। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है फेरस के कारण, लोहा ऑक्साइड के कारण। शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में आपको मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान के क्षेत्र में। लवणीय और क्षारीय मिट्टी का विस्तार आपको गुजरात के क्षेत्र में होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन हम लोगों का है, एक एक प्रश्न के आधार पे हम आपको इस प्रकार से डिजाइन किए हैं क्लास को, ताकि आपको क्लास देखने में भी आनंद की प्राप्ति होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन होगा? बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार भारत में हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन होगा? सिक्किम। याद रखिएगा क्वेश्चन के रूप में। अब हम जनगणना पूरा पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड हुआ तो पूरा जनगणना आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा दे रहे हैं। जनगणना अभी हाल ही में 2011 का जनगणना हुआ था। जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची में 100 विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची में 100 विषय है।
भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 246 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 246 कहता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 246 ये कह रहा है कि देश की जनगणना कराने का जो दायित्व सौंपा गया है वो केंद्र सरकार के पास है। देश में जनगणना कराने का दायित्व है वो केंद्र सरकार के पास है। यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको लिखे हैं, उस पॉइंट को थोड़ा सा गौर करिएगा। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? अपने बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ज्योग्राफी का इस प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, एक प्रश्न के आधार पे आपको पूरा टॉपिक पढ़ाने का विचार किया गया है। 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। विश्व की जनसंख्या वर्तमान में 8 अरब है। विश्व की जनसंख्या वर्तमान में कितना है? 8 अरब है और विश्व की जनसंख्या का 17.7% भारत की जनसंख्या है। प्रथम जनगणना आयुक्त बनाया गया था W.C. प्लाउडेन को। प्रथम जनगणना आयुक्त W.C. प्लाउडेन को बनाया गया था। जनगणना हर 10 वर्ष पे कराया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक समझना है कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 10 साल में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का बढ़ा हुआ, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे अधिक वृद्धि आपका कहाँ पे है? मेघालय वाले क्षेत्र में है। दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा नंबर पे अपना बिहार है। तो जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 3 राज्य का नाम है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। मेघालय का जनसंख्या दशकीय वृद्धि 10 साल में वृद्धि कितना हुआ? 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26% और बिहार में 25.4%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ की जनसंख्या बहुत कम मात्रा में बढ़ी है? भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड, जिसकी जनसंख्या घटी है, -0.6% की रफ्तार से बढ़ा है। केरल का जो जनसंख्या वृद्धि है 4.9% और आपका गोवा का कितना है? 8.2%। याद रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य वर्तमान में कौन होगा? 2011 के जनगणना के अनुसार अभी डाटा यही रहेगा। करंट हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसका डाटा चेंज हो सकता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? केरल, 1084 प्रति 1000 महिला पे। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? हरियाणा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन के आधार पे सारा टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान का केंद्र बिहार में कहाँ है? लीची के लिए आपका केंद्र आपका मुजफ्फरपुर में होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची का अनुसंधान केंद्र है। अब जितना अनुसंधान केंद्र हम लोग है, उस सारा अनुसंधान केंद्र को पूरी तरीके से एक बार पढ़ेंगे। सब अनुसंधान केंद्र आपके लिए लिख दिया गया है। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? मुजफ्फरपुर में होगा। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ? गरौल, वैशाली में होगा। आलू और विकास शोध संस्थान कहाँ पे है? बिहार में है। आलू और विकास शोध संस्थान कहाँ पे? बिहार शरीफ में है। मक्का के विकास के लिए मक्का विकास शोध संस्थान कहाँ पे? बेगूसराय में है। चावल विकास शोध संस्थान कहाँ पे? आरा वाले क्षेत्र में है। आरा वाले क्षेत्र में है। मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे होगा? दरभंगा में होगा। मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? दरभंगा में है, याद रखिएगा। तसर जो सिल्क होता है, सिल्क के लिए तो भागलपुर याद रखिएगा। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में याद रखा जाता है। फल विकास शोध संस्थान सबौर भागलपुर में है। फल और विकास शोध संस्थान कहाँ पे? भागलपुर के सबौर नामक स्थान पे है। सबौर बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो कि समस्तीपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। अरेबिक भाषा और फारसी भाषा का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? पटना में। अरेबिक एक भाषा भी है और फारसी भाषा है, उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आपको मिलेगा? पटना में मिलेगा। प्राकृत भाषा महावीर का भाषा हुआ करता था। प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान कहाँ पे होगा? तो बिहार के वैशाली जिला में है।
AN सिन्हा शोध संस्थान कहाँ पे है? अनुग्रह नारायण शोध संस्थान कहाँ पे? पटना। AN कॉलेज का जो नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन हम लोगों का आगे मिल रहा है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता? तो जनसंख्या के लिए साक्षरता दर इंपॉर्टेंट होता है, जीवन प्रत्याशा इंपॉर्टेंट होता है, और लोगों का अर्जित कौशल। मुद्रास्फीति, तो ये मुद्रा का शब्द है, मुद्रास्फीति। इसका सही आंसर मुद्रास्फीति होगा। सही आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। मुद्रास्फीति का मतलब आपको बता देते हैं कि मुद्रा का वैल्यू गिर जाना। जब महंगाई बढ़ता है तो पैसा का वैल्यू कम हो जाता है, उसी को मुद्रास्फीति के रूप में याद रखा जाता है। जनसंख्या की गुणवत्ता का संबंध शिक्षा से है, साक्षरता से है, जीवन की प्रत्याशा से है। ये क्वेश्चन दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत का साक्षरता दर कितना है? तो भारत का साक्षरता दर 74.404%। भारत का साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% और बिहार का साक्षरता दर 61.82% है। दोनों डाटा को लिख लेना है। सौरा क्लास का PDF टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो भारत का साक्षरता दर 74.04% और बिहार का कितना है? 61.82% के रूप में दिमाग में रखिएगा। कुछ अभ्यारण्य का नाम है जो कि एक बार हम लोग आइए पढ़ लेते हैं। बिहार का अभ्यारण्य है, एक बार पढ़ लिया जाए। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? बोध गया में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे? गया वाले में। भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे? कुशेश्वर स्थान दरभंगा वाले क्षेत्र में। नागी डैम कहाँ पे? तो नागी डैम आपका जमुई वाले क्षेत्र में। नागी और नकटी दोनों डैम कहाँ पे? जमुई में। सलीम अली जुब्बा साहनी बडैल झील अभ्यारण्य कहाँ पे? वैशाली वाले क्षेत्र में। आगे बढ़िए। पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका राजगीर वाले क्षेत्र में है। रजौला वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा वाले क्षेत्र में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में है। एक बार और इसको रिवीजन करिए। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे? गया। भीम बांध मुंगेर। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे? दरभंगा। नागी नकटी डैम जमुई। सलीम अली जुब्बा साहनी बडैल झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली। पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर नालंदा। रजौला वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास। अब आइए इसको मिलाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो युवा निक्षेप हम लोगों का इसका तो सही आंसर हम लोग लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भांवर का प्रदेश का मतलब, भांवर एक ऐसा प्रदेश होता है जहाँ छोटा छोटा गिट्टी का कण मिलेगा, छोटा छोटा कण मिलेगा। इस कण के सहारे पानी भीतर की तरफ चला जाता है। तराई वाले क्षेत्र में, तरी वाले क्षेत्र में घने जंगल और वन्य प्राणी मिलेंगे। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसी तरह से सीक्वेंस में सजा लेना है। आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो कम इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आराम से यूट्यूब पे आप देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा लॉजिकल रूप से लिख दिए हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। ओल्ड यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। भांवर का प्रदेश छिद्रपूर्ण होगा, छोटा छोटा गिट्टी का कण मिलेगा, पानी उसके अंदर चला जाएगा। और तराई प्रदेश में उपजाऊ होगा, घना जंगल का पूरी तरीके से क्षेत्र होगा। आइए मिलाते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है, गोदावरी की सहायक नदी कौन होगा? तो गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा। गंगा के सहायक नदी कौन होगा? कोसी होगा। कृष्णा के सहायक नदी कौन होगा? तो कृष्णा के सहायक नदी कोयना होगा। और कावेरी की सहायक नदी कौन होगा? तो कावेरी की सहायक नदी अमरावती के रूप में याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन में हम आपको लिखे हैं बहुत सारा हम आपको लिखे। आइए मिलाते हैं। यहाँ टॉपिक आप देख लीजिए ताकि एकदम आपको याद हो जाए। गोदावरी नदी के सहायक नदी कौन कौन है? पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता, पूर्णा। अगर ये पूरा PDF आपको चाहिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से पूरा PDF नोट करके आप लिख सकते हैं। गंगा के सहायक नदी कौन कौन होगा? गंगा के सहायक नदी गंडक है, रामगंगा, सोन,
गोमती, घाघरा, कोसी, यमुना, महानंदा। कृष्णा के सहायक नदी का नाम याद रख लेते हैं। कोयना, वरना, यरला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, याद रखना है। अब कावेरी की सहायक नदी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक बार और हम लिखे हैं, आपको याद करने में सुविधा होगा। एक बार और हम कहीं ना कहीं लिखे होंगे। कावेरी की सहायक नदी कौन होगा? तो कावेरी का सहायक नदी हेमावती, लोकपावनी, अर्कवती, भवानी और अमरावती, ये सब कावेरी की सहायक नदी है। एक बार और इसको याद करिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। याद रखिएगा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के रूप में याद रखा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी के डेल्टा प्रदेश में कोरिंगो मैंग्रोव वन का क्षेत्र मिलता है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति है। याद रखिएगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। सब क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे याद रखिए। आगे देखिए, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण गंगा किसको कहेंगे? गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के रूप में हम लोग याद रखेंगे। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कौन होगा? गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1465 मीटर, याद रखिएगा। कोरिंगा मैंग्रोव वनस्पति मैंग्रोव वन कहाँ पे? गोदावरी के तट पे होगा। कोरिंगा मैंग्रोव वन गोदावरी के तट पे अवस्थित होगा। आइए इसको मैच करते हैं। सबसे पहले सरिस्का कहाँ पे होगा? राजस्थान में। कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चंद्रप्रभा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और इतुरंगनम कहाँ पे? तेलंगाना वाले क्षेत्र में। मिला लिया जाए। मिलाने के बाद एक बार और रट लिया जाए। बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम लिख के भी लाए हैं यहाँ पे इसके आधार पे। क्वेश्चन है कि कोयना अभ्यारण्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश। इतुरंगनम कहाँ पे? तेलंगाना। सरिस्का कहाँ पे? राजस्थान। चंद्रप्रभा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और बहुत सारा अभ्यारण्य का नाम हम आपको लिख के लाए हैं, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केबुला लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर के क्षेत्र में। मणिपुर के क्षेत्र में। लाओखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम के क्षेत्र में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ पे? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। सबरीमाला मंदिर है केरल वाले क्षेत्र में। सबरीमाला केरल के क्षेत्र में। जलदापरा पश्चिम बंगाल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलदापरा पश्चिम बंगाल। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पे है? बिहार में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कोयना वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कोयना कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में। सरिस्का कहाँ पे होगा? राजस्थान में, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा कहाँ पे? यूपी में। इतुरंगनम नेशनल पार्क कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना 2014 में किया गया था, आंध्र प्रदेश को काटकर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था। वन 4 प्रकार के होते हैं। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन को राज्य वन कहेंगे, और वृक्ष भूमि। वन कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का होगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था 1952 में, और वन 4 प्रकार का होता है। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और राज्य वन के रूप में, और वृक्ष भूमि के रूप में, याद रखिएगा। आगे देखिए, छोटा छोटा लॉजिकल रूप से लिखा गया है, आपको समझाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल में, मैंने सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन का विस्तार कहाँ पे होगा? रूस में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ पे? रूस में। और भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक वनों का विस्तार कहाँ पे है? रूस में। भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे कम वन कहाँ पे है? हरियाणा में। वन महोत्सव मनाने की शुरुआत के एम मुंशी के द्वारा किया गया था।
वन महोत्सव मनाने की शुरुआत के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। पूरे विश्व में सर्वाधिक जंगल कहाँ पे है? रूस में। भारत में सर्वाधिक जंगल कहाँ पे? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे कम जंगल का विस्तार हरियाणा के क्षेत्र में। अब आइए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के रूप में थोड़ा देखेंगे तो और मजा आएगा आपको। पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता का स्थल कौन सा हो जाएगा? तो महाजैव विविधता का जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को जैव विविधता महाक्षेत्र के रूप में याद रखा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये सब पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना है। जैव विविधता शब्द याद रखिएगा। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। विश्व में 36 जैव विविधता स्थल है और भारत में कितने हैं? 4। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, भारत में 4 है। हिमालय का क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और सुंडालैंड वाला क्षेत्र है। यानी भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितना है? 4 है। विश्व में कितना है? 36 है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आइए क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देहरादून। जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। जैव विविधता दिवस मनाएंगे 22 मई को। महाजैव विविधता कहाँ पे होगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत के पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। भारत के पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। विश्व में हॉटस्पॉट की संख्या कितना है? 36 है। इस क्लास को रिवीजन के तौर पे देखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आप रिवीजन कर पाइएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 वीडियो ज्योग्राफी का बनाऊंगा। 3 वीडियो में 100% क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दिखेगा। ये मैं दावा के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत से इस वीडियो को हम बना रहे हैं और बहुत मेहनत से इस PDF को हम लिख के पूरी तरीके से बनाए हैं, ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट सेट हो जाए। और रिवीजन करिएगा मल्टीपल टाइम। PDF हम आपको टेलीग्राम पे डाल दिए हैं ताकि रिवीजन हो पाएगा बेहतर तरीके से। कोई चार्ज PDF का नहीं है, डायरेक्ट पूरी तरीके से डाला गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस प्रयास करिए कि वीडियो को देखें, थोड़ा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए और बहुत सारे लोग धीरे धीरे हम लोग देखते रहें। अब आइए, भारत में 4 हॉटस्पॉट कौन सा? हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। आपको रिवीजन के तौर पे याद रखना है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में, जो जैव विविधता क्षेत्र के रूप में याद रखा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कच्छ की खाड़ी में स्थित, देखिए भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी वाले क्षेत्र में है, कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में है, गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र संघ 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोना के आभूषण पर लगता है? अब क्वेश्चन आपसे एगो पूछा गया है कि सोना के आभूषण पे हॉलमार्क लगता है, लेकिन बहुत प्रकार का मार्का हम लोग लगाते हैं। एक मार्क भी होता है, ISI मार्क होता है। तो सोना के आभूषण पर हॉलमार्क लगता है सोना की शुद्धता के लिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ बात। एक मार्क लगा होता है, जैसे एग्रीकल्चर का, कृषि का जितना उत्पाद होगा उस पर क्या लगेगा? एक मार्क लगेगा। ISI मार्का लगा होता है, औद्योगिक कंपनी में बनाए गए सामान पर ISI मार्क लगा होता है। हॉल मार्क कहाँ लगा होगा? सोना पे लगा होगा। एक मार्क एक्ट बना था 1937 में, एक मार्क एक्ट बनाया गया था 1937 में, एक मार्क एक्ट 1937 में बनाया गया था। आगे देखते हैं, इको मार्क का मतलब कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा, पर्यावरण के लिए अगर अनुकूल होगा उसको इको मार्क कहेंगे। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितना होगा? 17 होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितना है? 17 है। और उप लक्ष्य की संख्या कितना है? 169 है। सतत विकास लक्ष्य की संख्या 17 है और उप लक्ष्य की संख्या 169 है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किया गया था। ये एसडीजी गोल हासिल करने का जो प्लान 2015 में बनाया गया था, 2015 में बनाया गया था, और 2030 तक प्लान है सरकार का कि हमको यूएनओ का प्लान है कि हमको कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूएनओ होगा। यूएनओ की स्थापना 1945 में किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? 193। क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना ऑप्शन के अनुसार 1881 में हुआ था। ऐसे भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन ऑप्शन हम लोगों का 1881 है। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितना है? 17 है। सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितना है? 17 है। 15 में लक्ष्य का निर्धारण किया गया था, 30 तक हासिल करने का प्लान है। 169 को उपलक्ष्य बनाया गया है, 17 को लक्ष्य बनाया गया है। ये लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 6 अंग कौन कौन सा है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। 6 प्रकार का ये, और 193 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग हम आपको फिर से लिख के दे दिए हैं, ताकि एक बार अपने अनुसार आपको लिख लेना है। महासभा होगा, 6 कौन कौन होगा? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय। सारा क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। टेलीग्राम से आप पूरा तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे का मतलब पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ईस्टर्न से अच्छा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर वाले क्षेत्र में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर में। रेलवे का जोन की संख्या कितना है? 18 है। 18 जोन का मुख्यालय आपको याद रखना है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। मध्य रेलवे मुंबई। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता। अब आ जाइए दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। इसका एक मैप बना के हम आपको दिए, वहां से याद हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। रेलवे जोन की संख्या कितना है? 18 है। रेलवे जोन की संख्या कितना है? 18 है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? गोरखपुर। उत्तर रेलवे दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। मध्य रेलवे मुंबई। पश्चिम रेलवे मुंबई। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा से आपको याद हो जाएगा। नक्शा आपको बना दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, याद रखिएगा। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव। पहली बार ट्रेन चलाया गया था भारत में 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर, मुंबई से थाने, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला गया था। विश्व में पहली बार ट्रेन चलाया गया था 1825 में। विश्व में पहला ट्रेन 1825 में चलाया गया था, लंदन में चलाया गया था। लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था भारत में। 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। एक वर्ग समिति की सिफारिश पर भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। 2017 में रेल बजट को आम बजट से मिला लिया गया। भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो 4246 किलोमीटर चलता है।
डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक जाती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ये पूरी तरीके से रेलवे पटरी जाती है। भारत में विद्युत ट्रेन चलाया गया था 3 फरवरी 1925। भारत में बिजली का ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बम्बई से कुर्ला के बीच में चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नहर भारत के भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है? स्वेज नहर, यानी कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर की स्थापना 1869 में किया गया था। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को किया गया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है, नहर से 2-4 को क्वेश्चन बन रहा है। सू नहर कहाँ पे है? अमेरिका वाले क्षेत्र में। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में। पनामा नहर कहाँ पे है? पनामा में। केपी नहर भारत के आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। ईरी नहर कहाँ पे? अमेरिका में। गोटा नहर कहाँ पे? स्वीडन में। याद रखिएगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 किस नदी पर बना है? जल मार्ग नंबर 2 आपका बना होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, सदिया से धुबरी के बीच में जो आपका बना हुआ है। नहर से कुछ क्वेश्चन बनेगा। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। पनामा नहर का स्थापना 14 अगस्त 1914 को किया गया था। स्वेज नहर बनाया गया था 1869 में। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। स्वेज नहर की स्थापना 1869 में किया गया था और राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा 56 में किया गया था। कील नहर कहाँ पे है? जर्मनी में। सबसे व्यस्त नहर का कौन सा नाम है? कील नहर। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन होगा? कील नहर। सू नहर कहाँ पे है? अमेरिका में। सू नहर कहाँ पे? अमेरिका में। केपी नहर भारत के आंध्र प्रदेश में। गोटा नहर कहाँ पे होगा? स्वीडन में होगा। गोटा नहर कहाँ पे? स्वीडन में। राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो हम लोगों का है, प्रयागराज से हल्दिया तक, गंगा नदी से हुगली नदी तक, प्रयागराज यूपी से पश्चिम बंगाल तक, याद रखिएगा। NW1 जो राष्ट्रीय नेशनल वाटरवेज 1 जो है, ये प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक जाएगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, गंगा नदी से हुगली नदी के बीच में होगा। NW2 धुबरी से सदिया तक जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया है। NW2 धुबरी से सदिया तक जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया था। NW3 कहाँ से? कोल्लम से कोट्टमपुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम केरल वाले क्षेत्र में। और NW4 आपका कहाँ से? काकी नदी से पांडिचेरी तक, गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक इसका विस्तार है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है परिवहन। परिवहन को धमनी के रूप में याद रखा जाता है। किसी देश के विकास की धमनी कहा जाता है। परिवहन का अलग अलग प्रकार का माध्यम होता है। वायु परिवहन, जल परिवहन, स्थल या सड़क परिवहन, रेल परिवहन। वायु परिवहन सबसे महंगा होता है, सबसे सस्ता जल परिवहन होता है, सबसे उपयोगी आपका सड़क परिवहन होता है। सबसे अधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पे होगा? अमेरिका में। दूसरे स्थान पे भारत में। विश्व में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पे? अमेरिका में। दूसरे स्थान पे भारत में। भारत में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। रेल यात्री में सर्वाधिक पैसा सरकार कमाता है माल भाड़ा से। माल भाड़ा से सर्वाधिक इनकम सरकार के द्वारा किया जाता है। डैश का 80% भूमि कृषि किया जाता है। पंजाब अपने 80% जमीन पर क्या करता है? खेती करता है। पंजाब अपने कुल जमीन का 80% खेती में पूरी तरीके से उपयोग करता है, याद रखिएगा। पंजाब का मतलब क्या होगा? पंच प्लस आब होता है। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कौन कौन नदी है? रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम। इसी 5 नदी के तट पर पंजाब शहर बसा हुआ है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को। देश की खाद्य की टोकरी किसे कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के दृष्टि से गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बांस क्या है? एक प्रकार का घास है। बांस एक प्रकार का क्या है? घास है, याद रखिएगा। सबसे अधिक लोहा का अंश किस में होगा? मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। सबसे अधिक लोहा का अंश किस में होगा? मैग्नेटाइट में होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहांश की मात्रा किस में होगा? मैग्नेटाइट में होगा। सबसे अधिक लोहांश की मात्रा किस में होगा? मैग्नेटाइट में होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा।
मैग्नेटाइट लोहा को हम लोग काला लोहा कहते हैं। मैग्नेटाइट में 72% आपको लोहा मिलेगा, हेमेटाइट में 60 से 70%, लेकिन लिमोनाइट में 40 से 60% और सीडाइट में 40% से कम। मैग्नेटाइट को काला लोहा कहेंगे, हेमेटाइट को लाल लोहा कहेंगे, लिमोनाइट को पीला कहेंगे और सीडाइट को भूरा लोहा के रूप में याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे अधिक लोहा का अंश किस में होगा? मैग्नेटाइट में होगा। अब आगे देखते हैं मैग्नेटाइट में लोहा कितना परसेंट? 72%। काला रंग का हेमेटाइट 60 से 70%, लाल रंग का लिमोनाइट 40 से 60%, पीले रंग का और सीडीराइट 40% के रूप में दिमाग रखिएगा। और सीडीराइट का कलर क्या होगा? भूरा होगा। याद रख लीजिएगा एक बार आराम से। सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला लोहा मिलेगा? हेमेटाइट। हेमेटाइट का भंडार भारत में सबसे अधिक मात्रा में है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होगा? Fe2O3 के रूप में याद रखिएगा। और मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा होगा, लेकिन इसका क्षेत्र तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में, धारवाड़ के चट्टान में और कुटप्पा क्रम के चट्टान में। धारवाड़ के चट्टान में बहुमूल्य धातु प्राप्त होता है, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट का भंडार कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। मैग्नेटाइट का भंडार कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। शुद्ध लोहा कहा जाता है पिटवा लोहा को, शुद्ध लोहा के रूप में याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? माजुली द्वीप होगा। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया। माजुली एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, लोग वहाँ पे बसा हुआ है, इसलिए माजुली को असम का एक जिला भी घोषित किया गया है। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के रूप में याद रखा जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के रूप में याद रखा जाता है। कुछ पर्वत है, फिर पंजाल श्रेणी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश। मसूरी श्रेणी कहाँ पे? उत्तराखंड। और महाभारत श्रेणी कहाँ पे होगा? नेपाल के क्षेत्र में। क्वेश्चन उसी बात को फिर से रिपीट किया गया है। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है, मध्य हिमालय को धौलाधर कहा जाता है। फिर पंजाल श्रेणी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। मसूरी श्रेणी कहाँ पे? उत्तराखंड के क्षेत्र में। आगे बढ़िए क्वेश्चन आगे है कि मध्य हिमालय को लघु हिमालय तथा महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल श्रेणी, मध्य हिमालय को लघु हिमालय, महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल श्रेणी के रूप में याद रखा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह का ही सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसको गैनीमेड के रूप में याद रखिया जाए। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा। सूर्य के बाद दूरी के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच में जो छोटा छोटा जगह दिख रहा है, यहीं पे क्षुद्र ग्रह निवास करता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन होगा? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन होगा? बुध, याद रखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश कहा जाता है या मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश या मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। तारा में अपना प्रकाश होता है, ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। दो प्रकार का कंडीशन बनता है, एक उपसौर कहा जाता है, एक ऑफशोर कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी जब कम हो जाती है उसको उपसौर कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी जब अधिक हो जाती है तो ऑफशोर कहा जाता है। अधिक होता है तब 15.21 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है, कम होता है तो 14.70 करोड़ इसकी दूरी हो जाती है। उप का मतलब छोटा सा रिलेट करिएगा।